अस्सलामुअलैकुम वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर जो कि बॉक्सिंग डे हिस्टोरिकल टेस्ट मैच है मेलबर्न के ग्राउंड में खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान भी कर दिया है। सरफराज को ड्रॉप किया गया है और रिजवान जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। लेकिन वो 12 में से एक और जो कौन होगा जो बाहर बैठेगा, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। पहले ज़रा वेलकम कर लेते हैं और हैप्पी हॉलिडेज़ भी कह लेते हैं साल भाई को, क्योंकि ये छुट्टियों के सीज़न चल रहे हैं दुनिया भर में। तो होप के आप लोग भी जो देख रहे हैं हमें वो भी एन्जॉय कर रहे होंगे और साल भाई भी एन्जॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum, Jangir bhai, and all the viewers, and Merry Christmas and Happy Holidays to all celebrating. Hopefully, everybody's having a good holiday season. जी, तो सीधा आ जाते हैं टेस्ट मैच के ऊपर। यासिर भाई अगेन देखे ना, मजे लूट रहे हैं वो, छुट्टियां गुजार रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अफसरदा और अकेले शो कर रहे हैं, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। यासिर भाई हमें छोड़ के चले गए हैं क्या मतलब फिर कहते हैं मुझे बुलाते नहीं है यासिर भाई। यार छुट्टियां हैं यार, घूमने देना कोई मसला नहीं। घूम ले यार, हम कौन सा कह रहे हैं ना घूमे, कुछ हमें भी लिफ्ट थोड़ी सी करा दे बंदा तो क्या हो जाता है। अच्छा यार, यासिर भाई को मिस कर रहे हैं एज़ ऑलवेज़। या अब मुझे 2-2 काम करने पड़ते हैं, वो अकेले कर लेते थे। लेकिन चलें बात करते हैं टेस्ट मैच की। और पाकिस्तान ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए साल भाई अपने 12 रुकनी जो टीम है उसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो ये आपके सामने आ गई है। इसमें अगर देखें तो पिछले मैच से फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया है, सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया है, खुर्रम शहजाद अनफॉर्चुनेटली जो है वो इंजर्ड हो गए थे। और उसकी जगह के ऊपर अब मीर हमज़ा को लेके आए हैं, हसन अली टीम में वापस आए हैं। लेकिन 12 खिलाड़ी उन्होंने अनाउंस किए हैं, साजिद खान को भी ऐड किया गया है, नुमान अली भी वहाँ पे उनकी अ, जो ऑपरेशन हुआ है तो वो भी अवेलेबल नहीं थे। अभी नवाज़ आपके फ़ेवरेट वो भी टेस्ट टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये 12 खिलाड़ी हैं आपके सामने, तो क्या ख़्याल है आपका इन 12 के ऊपर? हाउ डू यू सी दीज़ 12 प्लेयर्स और कौन-सा आपको इनमें से बाहर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? अ, सवाल आपका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, मुझे लगता है थोड़ा कि आपको क्या लगता है और क्या होगा, राइट? आई थिंक दोज़ आर द 2 थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. तो मेरे हिसाब से तो मीर हमज़ा शुड प्ले इन दैट 12. आई थिंक हसन अली should not be considered in the first choice, considering कि मीर हमज़ा is there, because the reason is कि मीर हमज़ा ने साइड मैच भी खेला था फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले, and he bowled relatively well, I thought. In fact, at times he bowled better than Khurram Shahzad, who got the nod in the first match and then unfortunately got injured. The kid bowled well as well, along with Amir Jamal. So I think जब आपकी पैकिंग ऑर्डर के अंदर मीर हमजा थे, क्योंकि उन्हें साइड मैच खिलाया गया था, यही हमें नजर आ रहा था, तो फिर उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मीर हमजा शुड बी कंसिडर्ड. बट अगेन, Pakistan going with the same mentality कि Shaheen Afridi is a left armer and maybe Mir Hamza is also left armer, so they need another right hand bowler. But to me, a better bowler should always play, and at this junction, I think Mir Hamza is a better bowler than Hassan Ali. So if Hassan Ali can sit out in this game, then I think that makes the 11 pretty easy. But आपको भी पता है और मुझे भी इसका अंदाजा है कि आई थिंक मीर हमजा विल बी द ऑड मैन आउट टुडे. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा, एक और सरफराज अहमद के ऊपर भी ऑब्वियसली काफ़ी बात हो रही है। जब वो पहले टेस्ट मैच खेले हैं तब से हो रही है और अब वो नहीं खेलेंगे तब भी होगी, क्योंकि एक एक ऐसा हमने वो ज़िद बन गई है हमारे फैन्स और कुछ कराची के मीडिया के मेंबर्स के बीच में, तो वो हमेशा ट्विटर के ऊपर हमें देखने को मिलती है। तो सरफराज को पहला टेस्ट मैच उन्होंने खिलाया क्योंकि वो पिछली 2 सीरीज़ खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब आप गए हो, आपकी पहली टेस्ट मैच में हमेशा किसी भी टूर के ऊपर कोई भी टीम अपना आगाज़ करती है ना, तो पहले टेस्ट मैच में अपने बेस्ट अवेलेबल 11 खिलाती है। अगर कोई इंजर्ड हो तो ऑब्वियसली ही कांट प्ले, पर जो अवेलेबल होते हैं उनमें से बेस्ट 11 आपके खेलते हैं। तो अगर सरफराज अहमद पहले टेस्ट मैच तक, जो कि शान भी कह रहे थे, हफीज़ भी कह रहे थे कि वो उनके बेस्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, तो एक ही मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो बेस्ट चॉइस नहीं रहे? मैं वो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि पहले मैच तक वो आपके बेस्ट थे, आप डिफेंड कर रहे थे, एक मैच बुरा गया और वो अकेले सरफराज का नहीं गया है, वो और भी लोगों का बुरा गया है। तो फिर अगर आप एक-एक मैच के बाद आपके बेस्ट प्लेयर आपके बेस्ट नहीं रहेंगे, तो फिर आप कैसे टीम बनाएँगे? मैं ये जानना चाह रहा I wish you and I were in that press media room asking questions to Sean Masood, and this is exactly what we would pose the question to him: that if he was your best first 11, as you rightly pointed out, in his words, not ours, just a few days ago, then what changed, right? यार मसला यही है कि it's all lip service.
हम ये हमेशा देखते आए हैं. I don't think I'm gonna blame Sean too much over here. I'll tell you why. Because look, media pressure, brought Sarfaraz back into the team a few months ago. You know how I feel about Rizwan and his credentials, especially उनकी ability और उनकी जो grit है और उनकी जो fighting ability है, उसको मैं कितना appreciate करता हूँ और काफ़ी लोग करते हैं, पूरा nation ही करता है इनफैक्ट. लेकिन जब सरफराज का identify हो गया था कि he should be the one that would be playing, I don't agree with that going back to several months. But again, who am I to decide, right? It's management's decision. So once that was already decided, you cannot drop a wicketkeeper batsman off of one failure. As you rightly said, we got 89 total runs in the second innings, correct? 89 total runs. And even in the first innings, we were 100 and something for two or three, and then we bundle out for 200 odd runs, giving Australia the option to follow on, which they obviously didn't force. So it wasn't just Sarfaraz's failure. And if Sarfaraz was identified as the first choice wicketkeeper, then he should have been persisted with that. That is absolutely the case. लेकिन ये हमें पता है कि media bias की वजह से Sarfaraz was brought back into the team. He had a good, couple of matches in the New Zealand series, home series on those wickets. But again, the wicket keeping skills have diminished, over the years. So I still feel Rizwan should have always been the first choice wicketkeeper. But once you've identified Sarfaraz, then there is no way you drop him after just one game. That should tell us that Sarfaraz was never the first choice wicketkeeper. He was forced change by the media, and Sean kind of went along with it, being the new captain. Now it's decision time because now we've already down 1-1. I mean 0-1. Now if Sean persists with Sarfaraz, then obviously he knows that he'll always be. It's an uphill battle for him. So I think इससे prove होता है कि it's all lip service, as I said earlier, and that's all there is. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बात करना चाह रहा था शान मसूद के ऊपर भी। अ, अब पहली सीरीज़ है, हाश नहीं हम होना चाहते किसी भी प्लेयर के ऊपर। ही जस्ट टूक द कैप्टेंसी और पहली सीरीज़ में एज़ अ कैप्टन तो आप थोड़ा-सा रूम देते हो बंदे को इम्प्रूव करने का, या देखते हो, उसको जज करते हो पहले कि वो किस तरह से जा रहा है। कैप्टेंसी तो उनकी काफ़ी बेहतर थी, बाबर से तो काफ़ी बेहतर थी उनकी कैप्टेंसी, आई डू एग्री ऑन दैट। लेकिन आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हिज बैटिंग। शान मसूद इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेयर एनीमोर। ही इज़ द टेस्ट कैप्टन। और जिस तरह के डिसमिसल्स उनके हो रहे हैं, और वो थोड़े-से मुझे स्टबर्न लगना शुरू हो गए हैं कि उनको ये है कि माय वे और हाय वे, कि मैं तो ऐसे ही मेरे रन्स बनते हैं, मैंने तो ऐसे खुला ही खेलना है, और मैं ऐसे जब खेलता हूँ तभी मेरे रन्स बनते हैं। तो जब आप टेस्ट मैच खेलते हो और कैप्टन भी हो ना, और नंबर 3 के ऊपर स्पेशली आप बैटिंग करते हो, तो फिर डिसिप्लिन माँगती है टेस्ट क्रिकेट आपसे। पॉजिटिव इंटेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। लेकिन जिन कंडीशंस में आप खेल रहे होते हो, उन कंडीशंस की रिस्पेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। पॉजिटिव इंटेंट का ये मतलब नहीं है कि आप ऑन दी आप अर्थ की पिच के ऊपर बॉडी से दूर जो है वो ड्राइवें मारो और कोर्ट बिहाइंड होते रहो। तो अब डोंट यू थिंक कि शान को थोड़ा-सा अपने आप को अ अ, मतलब एक एक टीम में रिस्पेक्ट भी एज़ एज़ अ लीडर आपको अर्न करनी पड़ती है ना, जब आप रन्स बनाएँगे, आप फ्रंट से लीड करेंगे, तभी आपके टीममेट्स जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अगर आपके ऐसे फेलियर आते गए, पिछले पता नहीं 6-7 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं जिसमें सिर्फ एक 50 है उनका। तो वो कैसे अपनी रिस्पेक्ट गेन करेंगे एज़ अ प्लेयर इन द ग्रुप, अगर वो इसी तरह से आउट होते रहेंगे? तो डोंट यू थिंक कि उसको थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और अपनी गेम को टाइटन अप करके खेलना पड़ेगा और एग्ज़ाम्पल सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बैकफुट के इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इतनी अच्छी उनकी गेम है, अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं वो। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा इसको समराइज़ किया है। सिर्फ़ मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा छोटी-छोटी, कि देखें, आई ऑलवेज़ बिलीव्ड कि शान मसूद, द बैटर ही इज़ नॉट अ गारंटीड, फर्स्ट चॉइस बैटर इन दिस पाकिस्तान 11. ही इज़ जस्ट नॉट। स्किल्स वाइज अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बात की थी कि यस, आई एम विलिंग टू गिव हिम द रोप बिकॉज़ ही लुक्स टू बी अ मैच्योर गाय, got a good head on his shoulders, and kind of understands the game. And like you said, captaincy looks to be different than Babar. It's only been one test match, but I think we see कि modern day style की captaincy किस तरह की होती है और उन्होंने जो है वो उस तरीके से प्रूव किया है। लेकिन in a country like Pakistan, in a team like Pakistan, your captain has to perform. If he doesn't perform, he cannot stay on the side. Look at Sarfaraz, right? Sarfaraz was completely a non-factor with the bat, and what happened? They sacked him the first chance that we got, right? And the guy had won Champions Trophy. He was the guy that lifted the trophy for us, right? A lot of people believe that he was
the right guy, the right time. But again, you can't take the credit away from him. So Shan has to understand, like you said, कि उन्हें टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर कंडीशंस को जो है वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. There will be times when you can play those, extravagant drives on the outside the off stump, a little bit away from the body, when the condition is right. But it's not, you're betting at number 3, you're not betting at number 5 and 6 when you're coming in where the ball is 45, 50 years old, I mean overs old already. So the point is that unhe, yes, I want to see the captain performing and leading from the front and setting the tone that we are here to play positive cricket, like Hafiz has also told us many a times, in the last few weeks. Lekin, there is a time and place for everything, right? Look to learn from the, what Australians are doing, right? They're not coming in with these booming drives and stuff, from the get-go. They're trying to understand what the pace of the pitch is, trying to play themselves in, and then this is called test cricket, right? You're being tested on every ball. So yes, he's going to have to tighten up. If he doesn't, then it's going to be very short-lived, this captaincy, unfortunately. एब्सोल्युटली, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. अच्छा, कुछ और प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं. आमिर जमाल ऑब्वियसली हैड अ वंडरफुल टेस्ट मैच. डेब्यू के ऊपर उन्होंने 6 विकेट जो है वो हासिल की थी पहली इनिंग्स में. अब जरा मुझे ये बताएं कि क्या कॉम्बिनेशन बॉलिंग का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सलमान अली आगा तो खेलेंगे ही, तो बाय द लुक ऑफ इट 7 तक तो आपकी बैटिंग खेलेगी और आपने 4 बॉलर्स खिलाने. अब इन्होंने 5 यहाँ हमारे लिए रखे, उनमें से 4 ये खिलाएंगे. शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल तो खेलेंगे ही खेलेंगे, राइट? अब मुझे ये बताएं कि हसन अली, मीर हमजा और साजिद खान में से कौन आपकी नज़र में बाहर बैठना चाहिए. ये कुछ कमेंट भी किसी भाई का आया हुआ है यहाँ पे. समीर राजपूत का ये कह रहे हैं कि मीर हमजा शुड बी इन द 11, पेस तो बाकियों की भी नहीं निकल रही, हमजा कम से कम स्विंग तो करता है, नॉट लाइक अदर्स, सीधी सीधी बॉल्स. अच्छा, ये तो कह रहे हैं मीर हमजा. सो हाउ वुड यू, क्योंकि शान जिस तरह से कह रहे थे ना, उन्होंने कहा कि हमने बेसिकली, शान ये कह रहा था कि जो मीर हमजा है वो खुर्रम शहजाद की रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर इधर आया है. हसन अली जो है वो फ़हीम अशरफ की जगह पे आया है. और ये जो है ना अपना साजिद, साजिद को हमने रखा हुआ है जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि हमने पिच नहीं देखी है. पिछले 2 दिन से हम पिच नहीं देख पाए क्योंकि बारिश थी, हम ग्राउंड में जा नहीं पाए, हम इंडोर ट्रेनिंग कर रहे थे. तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि अगर वो ड्राई पिच हुई, उस पे ग्रास उतनी ज़्यादा ना हुई और अगर हमने समझा कि स्पिनर का रोल होगा, तो फिर हम साजिद को भी ऐड कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट चॉइस साजिद नहीं है, दैट इज़ शान मसूद. लेकिन आप किस तरफ जाएँगे? वुड यू लाइक टू ऐड अ स्पिनर इन द 11, या फिर 4 क्वालिटी फास्ट बॉलर और सलमान अली आगा ही वो होल्डिंग स्पिनर का जॉब जो है वो करने वाले हैं? I think knowing Melbourne, pitches over the years, obviously, T20 World Cup surprised me a little bit. The kind of pace and bounce Melbourne presented in that T20 World Cup in the first India-Pakistan game and also in the finals as well. But if you take those 2 games out and just kind of go back to the history of Melbourne pitches, I think it's going to be a very, very batting friendly, pitch. Yeah, look, this is Australia. This is not Pakistan. This is not India where it's going to be dead wicket. There's always going to be something for the bowlers if you bend your back and if you're willing to do the hard yards. But predominantly, it's going to be a batting wicket. And if that's the case, then Sajid Khan plays for me, because it's going to take turn. Hopefully in the 4th, 5th day, hopefully Pakistan lasts that long. So कि उनको मौका भी मिलेगा bowling करने का. लेकिन I think you need a frontline spinner, given the fact कि Australia के अंदर हमेशा bounce होता है. And Sajid Khan is a very underrated spinner for me. I know he's been ridiculed quite a bit for his for other things outside of cricket. लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि as little as I've seen Sajid Khan, I think he's got something to him, because I'll tell you why. He's as close a bowler that you can get to a Nathan Lyon when it comes to his action, his delivery, stride and all that. So us lihaz se, I think Sajid Khan plays for me. I still go back to the same fact that Hassan Ali was not considered, at least from what we were told initially. So Hassan Ali should be the guy that's sitting out. I still feel Salman Ali Aga's role, I'm baffled by his role in this team. And I said the same thing about Saud Shakil before the first match as well, if you remember, that these 2 guys are not going to be very comfortable playing in Australia because of their shortcomings with the short deliveries, right? तो इसलिए हमने भी देखा कि साउथ की भी डिसमिसल हमें नजर आई थी जिस तरीके से हुई थी. So yeah, we can talk extensively on that a little bit, but if this is the case, then I think Hassan Ali should be the guy that should be on the outside looking in, versus Mir Hamza. Mir Hamza plays for me, and so does Sajid Khan.
अच्छा, साजिद का ये कमेंट भी इन्होंने किया है, क्योंकि पिछले मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से हमारे जो टेस्ट चैंपियनशिप के उसके जो पॉइंट टेबल में हमारे 2 पॉइंट्स भी कटे हैं। तो शायद वो भी मैनेजमेंट के ज़हन में होगा कि कुछ पॉइंट्स अगर हासिल नहीं करके जाने यहाँ से, कम से कम कुछ लूज़ तो ना करके जाए ना। तो वो 2 ऑलरेडी हमने लूज़ कर दिए हैं, तो मे बी दैट वुड बी अनदर फैक्टर जो कि सोच रहे होंगे साजिद खान को ऐड करने के लिए। तो आई पर्सनली वुड नॉट ऐड साजिद, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता साजिद कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता है आपकी टीम में, अपार्ट फ्रॉम दैट ओवररेट का जो सिनेरियो है उसके ऊपर वो शायद आपकी ऐड कर देगा। अदर देन दैट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैव एनी इंपैक्ट ऑन द गेम। उससे बेहतर ये है, क्योंकि वहाँ पे हमजा जो हमारे स्पेस में भी आते हैं, लिव्स इन मेलबर्न, तो वो जैसे कह रहे थे कि पिछले 2 दिनों से वहाँ पे बारिश हो रही है, और आगे भी टेस्ट मैच के पहले 2 दिन भी शायद फोरकास्ट कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे कि जिस तरह की पिच थोड़ी-सी लाइवली बनाने की वो कोशिश करेंगे, बिकॉज़ रिसेंटली वहाँ पे जो फ्लैट पिचेज़ बनती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म होता है। तो क्यूरेटर वो कह रहा था कि लाइवली पिच बनाने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो ऑन दैट पिच इन फोरकास्ट जिस तरह की है, क्लाउडी वेदर, ओवरकास्ट कंडीशन, आई वुड रादर गो विद फोर फास्ट बॉलर्स। और जो 20 ओवर पर इनिंग्स आपके साजिद खान ने आपको करके देने हैं ना, वही 20 ओवर पिछली इनिंग्स में पिछले टेस्ट मैच में आपको सलमान अली आगा करके दे रहा था। आई डोंट थिंक एज़ ए ऑफ स्पिनर वो सलमान अली आगा से कोई 19-20 का फ़र्क वो कर लेंगे, मुझे लगता है उन कंडीशंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि 19-20 वो बॉलर्स हैं। ऑब्वियसली साजिद इज़ अ स्पेशलिस्ट बॉलर, लेकिन साजिद इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस क्या वैल्यू ऐड करेगा? जहाँ पे टर्न ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है वहाँ पे खेलने का। और यहाँ तो होता है ना, आपके पास कोई यासिर शाह होता तो मैं कहता हाँ जी, खिला लो। लेकिन साजिद और सलमान अली आगा में से आई वुड रादर प्ले सलमान अली आगा, हूज़ गोना गिव यू दैट कंट्रोल। और उन्होंने पर्थ के ऊपर कंट्रोल दिया भी था। वो ऐसा नहीं था कि पर्थ के ऊपर कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उन पे ने बड़ी पिटाई लगा दी थी सलमान अली आगा की। स्लो ओवर रेट की जो प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग ये समझते हैं कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने से आपका ओवर रेट जो है वो स्लो हो जाता है। दैट इज़ नॉट द केस। आपका ओवर रेट स्लो होता है आपकी कैप्टन की लेज़ीनेस की वजह से, आपके प्लेयर्स की लेज़ीनेस की वजह से। एक एग्ज़ाम्पल मैं वो कल स्पेस में भी दे रहा था, जल्दी से दे दूँ फिर आगे बढ़ते हैं। एलेक्स केरी जब बैटिंग करने के लिए आया था, या पिछले मैच में पहली इनिंग्स में, उसने आके गार्ड ले लिया हुआ था, वो रेडी था बॉल फेस करने के लिए, और हमारे 3 फील्डर्स, 2 फाइन लेग टू थर्ड मैन स्वैप हो रहे थे, और फिर एक पॉइंट का फील्डर इधर से उधर जा रहा था, एंड ही वाज़ रेडी टू फेस द म्यूज़िक। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि आपको एज़ अ कैप्टन, एज़ अ फील्डिंग यूनिट, यू नीड टू बी रेडी। या बैट्समैन रेडी है और फील्डर आपके रेडी नहीं है, आपके बीच में तो 3-4 मिनट की ब्रेक भी आ गई थी जब वो डिसमिसल ऑब्वियसली होता है। तो जब ऐसी चीज़ें आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका स्लो ओवर रेट ही होना है। तो उधर से मैनेज करना चाहिए, ना कि अपनी बॉलिंग लाइनअप को वीकन करो आप। और एक एक ज जैसे हसन अली, आई नो हसन अली भी इतना कोई अफ़लातून नहीं है, लेकिन on Melbourne pitch in Australian conditions, I would rather play Hassan Ali than Sajid Khan and Mir Hamza obviously, क्योंकि वहाँ पे अगर जो भी हेल्प होगी वो फास्ट बॉलर के लिए ही होगी, स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं होने वाला। एंड दैट टू फॉर समबडी लाइक साजिद खान, जिसका एक्सपीरियंस है ही नहीं, और वो टीम से ड्रॉप हो गए हुए थे, अभी रिसेंटली वापस आए, डोमेस्टिक भी कोई इतना अच्छा उनका नहीं गया। तो दैट इज़ माय टेक अगेन। लेकिन पता नहीं ये टीम मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, दे माइट लिसन टू यू साल भाई। क्योंकि उनके वही होगा ना कि अगर पॉइंट गेन नहीं यहाँ से करके जाना, तो कम से कम जो है वो लूज़ करके ना जाएँ। तो ये उनका होगा। अच्छा, ये इमरान साहब कह रहे हैं, हमारे बड़े दिनों के बाद आए हैं, कि हमारी बैटिंग जो है वो एक पूरा दिन भी बैटिंग नहीं कर सकती है। इनमें वो क्लास नहीं है यूसुफ अज़हर या यूनुस वाली। तो क्या कहेंगे आप? यार क्लास तो अभी तक तो शो नहीं की है, द लाइक्स ऑफ यू नो बाबर को भी ऐड कर लें उसके अंदर। क्लास की बात वो नहीं होती कि आपको नेट्स में जो शॉट्स नज़र आते हैं, क्लास की बात उसको कहते हैं कि आप ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करते हैं एज अ टेस्ट बैटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना? Yes, he's got a few knocks that we remember, but now he's played what 40, 50 test matches, and if I don't remember too many knocks that either saved Pakistan the test or at least, dare I say, won some matches for Pakistan, then obviously he's not in the likes of names that have been mentioned yet. But the talent is there, I think. Right, Abdullah Shafiq is a really good find for Pakistan. Imam has been playing for a while, and so has Babar. So all these three guys
should match up to the names of, Yunus, Yusuf, and Azhar on paper with the talent, but it hasn't translated onto the field yet. So I agree with what Imran Bhai is saying here, that we need to show the world and themselves that these guys are here to compete. And when you put a, your nation's flag, then the last thing you can do is not compete. So I think Pakistan didn't compete in the first match as usual, and if they want to be, competitive, it starts with these three guys. I'm looking at these three guys and including Shan Masood as well. So all those four guys have to kind of say that, okay, you know what, we're gonna make ourselves count, and if they have a good game, then Pakistan will stay in the match. If they don't, then I think it's going to be a very straightforward win for Australia again. अच्छा, एक एक और कमेंट ये आया है, क्योंकि वो हम बात कर रहे थे हसन अली और उसकी मीर हमजा की, तो ये पूछ रहे हैं जी कि व्हाई वुड यू रेट मीर हमजा ओवर हसन अली? तो क्या रीजन है आपके मीर हमजा को प्लेइंग 11 में लाने के ओवर हसन अली? Again, Hassan Ali is very inconsistent. The guy cannot bowl 6 balls, or dare I say, even 4 or 5 balls, on the spot. We saw in the World Cup as well, right? He had a relatively good start to the World Cup campaign in 50 overs, and then he kind of fell through the wayside. So, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि Test match bowling in Australia requires a lot of discipline, right? I saw Mir Hamza in the last Pakistan series, at home, and he showed me something. He was, he had a bit of shape to him. Even though I don't think he's going to swing that much in Australia for him, but at least he can have a good line and length, better than Hassan Ali for that matter. And Australia has a few left-handers in their lineup as well. So if a left-hander is coming in over the stumps, there is a chance that the slips could be in play. But if Hassan Ali is coming over the wicket, going across, and he's not very disciplined, then he's going to bowl a lot of balls, midland leg, and it's going to be very easy pickings for the left-handers, especially Warner, Carey. Travis Head is always looking to score so fast. So all these three guys, especially in the Australian lineup, I feel Mir Hamza brings a better matchup as far as Pakistan is concerned. And Hamza can provide that control much better than Hassan Ali can. He was never a very disciplined bowler to begin with. He could bowl those good, magic deliveries at times, few 5, 5, 6 years ago, but those have also kind of disappeared. So for all those reasons, I think I pick Mir Hamza over Hassan Ali. जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये रोटी वाला भाई आ गए हैं हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन, ये कह रहे हैं कि एग्री हसन अली इज़न्ट बॉलिंग वेल, बट isn't Shaheen having same issue without a landing ball at the right place over a spell? How do you differentiate Hassan Ali and Shaheen Shah Afridi? यार ये सही कह रहे हैं आप। वैसे साल भाई आपका फेवरेट टॉपिक है ये। यार आप सारे फेवरेट मेरी तरफ ही भेज रहे हैं, चले मैं ले लेता हूँ उसको भी। अच्छा देखें, शाहीन शाह अफरीदी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है, जिस तरह हमने पढ़ा भी था थोड़ा पहले कि शायद वो सिडनी टेस्ट में उनको रेस्ट भी दिया जाएगा, बिकॉज़ आई डोंट नो क्यों दिया जाएगा, वो दैट बैफल्स मी। बट अगेन लेट्स जस्ट कॉल इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ। अगर वो वैसे भी सिडनी में रेस्ट करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे उनका बैठना नहीं बनता, बिकॉज़ लुक, ही इज़ योर स्पेयर हेड, राइट? I don't agree with he's your best bowler in the country, not by a long shot. But a majority of the nation feels that way, and more importantly, the management feels that way. Then he has to play them, right? If your spearhead will sit out for a guy for a guy like Hassan Ali, who's neither here nor there, then I think that shows a lot of problems by not only with our bowling, but also our IQ and our knowledge of the game as well. So if Shaheen Shah has been tagged as the spearhead, then there's no way he sits. जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं बाबर आज़म और बाकी की बैटिंग की भी, एंड देन विल ब्रीफली टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन टीम एंड देन विल एंड द शो। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इमाम ने तो पिछले मैच में रन बनाए थे पहली इनिंग्स में। बहुत सारे लोग पता नहीं अजीब-व-गरीब तरह की बातें कर रहे थे कि वो स्लो खेला है, उसको तेज़ खेलना चाहिए था। इवन हमारे कप्तान साहब ने भी आके कह दिया था कि अ, हमने थोड़ा-सा स्लो खेला है पहली इनिंग्स में। हाउ डू यू सी आवर बैटिंग शेपिंग अप? क्योंकि पर्थ ऑब्वियसली द डिफिकल्ट पिच, और मेलबर्न और सिडनी में भी जब जाएँगे तो रिलेटिवली ईज़ियर कंडीशन पाकिस्तान के लिए हो जाएँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बाउंस वहाँ पे नहीं होता है, और स्पेशली मेलबर्न की पिच की अगर बात करें तो वो पहले दिन के बाद वो अ, अब दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज़ बन जाती है। तो कैसे आप देख रहे हैं, हू वुड बी योर की प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान लाइनअप? स्पेशली बाबर की भी अगर बात करें तो नहीं रन्स आ रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में भी अ, ही वाज़ लुकिंग अ बिट आउट ऑफ शेप। तो कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि बाबर जैसा जो बड़ा प्लेयर है वो शान मसूद के साथ मिलके जो है वो बड़े रन बनाए। वही एक हमारा शायद बेस्ट एक
सॉल्यूशन होगा कि हम थोड़ा-सा कम्पीट कर पाएँ ऑस्ट्रेलिया? इस तरह मैंने पहले भी कहा कि these four guys will have to perform. Abdullah, Imam, Shan, and Babar. I'm not gonna, let's add Rizwan now that he's gonna play that. Let's because he's also a veteran. He's coming, making a comeback, so I'm not gonna give him a pass. लेकिन सरफराज से मेरी expectations नहीं थी, quite frankly. और Saud और Aga is still early days, and they have a lot of flaws in their game. We have to understand that. Okay, just because you've scored in a benign Pakistan domestic cricket doesn't mean that you're going to go and face the likes of Stark, Cummins, and Hazelwood on a pitch like Perth or Melbourne and say that, you know what, because I scored on a pitch, on a dead wicket of Karachi against the likes of our domestic bowlers, I'm going to come and perform 100. So look, I'm not giving them a pass, but I have my expectations with these four guys, okay, who are so-called our best players, right? And if these guys are not going to perform and score big runs, in this game, then we're going to be irrelevant again, like we were in Perth, right? Even though Amir Jamal had a really good first innings, bowling performance, he kept us relevant at least for a day or so. But then again, our batters that they have over the years kind of uh, you know didn't show up. So इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मेरी मेरी इन चार के साथ expectations है bowling के अंदर. Again, it's a crapshoot, right? You'll see you see what happens. Whoever's there to deliver, we'll see. लेकिन इन चार बैटर्स ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो पाकिस्तान doesn't have a chance. बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अच्छा, ये एक और कमेंट शामिल कर लें, ये रोटी वाला भाई हमारे अभी भी जागे हैं मुझे लगता है। इफ यू हैवंट कवर्ड इट ऑलरेडी, शुड रिजवान बी बैटिंग एट सेम पोजीशन एज़ सरफराज इन द टेस्ट? हाँ, आई थिंक उधर ही करते हैं वो तो। सलमान अली आगा जब होम पे भी हम खेल रहे थे या श्रीलंका में भी खेल रहे थे, तो आगा वाज़ कमिंग एट 7 और रिजवान या सरफराज में से जो भी खेलता है वो 6 पे ही खेलता है। आई थिंक दैट विल बी द केस ओवर हियर एज़ वेल। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जो जो कि मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि आगा इज़ अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। अगर आपका स्पेशलिस्ट बैट्समैन नंबर 6 के ऊपर भी खेलने के काबिल नहीं है ना, देन द गाय शुड बी इन द टीम। लेकिन ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है जो, अगर उनको सही लगता है तो चलो वो खिला लें 7 के ऊपर आगा को। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी थोड़ी-सी अगर बात कर लें तो बात करने को कुछ है नहीं, क्योंकि वो हमारा फेंटा ऐसा लगाते हैं कि उनका कोई भी नया सा प्लेयर, रूकी सा प्लेयर भी आ जाएगा, वो भी ऐसा में हमारा फेंटा लगाना शुरू कर देते हैं कि जैसे कोई पता जन्म-जन्म का कोई उनका हमारे साथ कुछ है यार। हालाँकि हमने तो अभी क्रिसमस गिफ्ट्स भी इनको दिए हैं, हमारी टीम ने, तो थोड़े से उनको हल्का आना चाहिए इस मैच के ऊपर। हू वुड बी द की प्लेयर अगेन फॉर यू साल भाई इन ऑस्ट्रेलिया, जिसको जल्दी पाकिस्तान को पकड़ना पड़ेगा, स्पेशली इन बैटिंग, क्योंकि वो बैटिंग से जितना हमें डिमोरलाइज़ कर देते हैं ना हमारी टीम को, उसके बाद हम उठ नहीं पाते हैं। 5-5 के रन के फट्टे लगाते हैं वो 2-2 दिन, डेढ़-डेढ़ दिन बैटिंग करके। तो हू वुड बी द की प्लेयर? ये तो जो सामने भाई साहब नज़र आ रहे हैं, ये तो हैं ही हैं। तो क्या कहेंगे आप? किस तरह से डेविड वॉर्नर को पकड़ सकता है पाकिस्तान अर्ली? Can I get 9 choices for to answer this question, please? ऑफ कोर्स यू कैन, यस। यार देखें, प्रॉब्लम यही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो स्टार्क और कमिंस भी जो है वो ग्रिड शो करके आपको 150 की पार्टनरशिप लगा के ऑस्ट्रेलिया को हार्म से निकाल सकते हैं. लेकिन लोग, जोक्स असाइड, आई थिंक पाकिस्तान फॉर वंस नीड्स टू गेट इनटू द मिडिल ऑर्डर. यू नो जिस तरीके से हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने बात की थी, बहुत पहले की बात है, आई नो, कि इंडिया को अगर आपको पकड़ना है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर 50 और 60 फॉर 3. ओके, if they get away, even if they don't score too many in the first 20 overs and they don't lose wickets, you have no chance in beating India. In those conditions, still holds true actually. For the most part for India, ODIs की हम बात करें तो, coming back to this, I think I would like to see that Australia get to 70 for 2, 80 for 3, and then let's see what happens. I still don't think Australia, completely can be had, even if we get them 80 for 3, because they have quality up and down the lineup, as I said. Lekin for once, I would like to see, their top order go out cheaply. Easier said than done for a Pakistani attack. अच्छा, मुझे ये बताएँ साल भाई कि अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, तो अमूमन होता ही है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाती है ना, तो थोड़ी-सी ग्रास वो पिच के ऊपर देख लें, या वो थोड़ा-सा ओवरकास्ट कंडीशन देख लें ना, तो स्ट्रेट अवे टॉस जीत के बॉलिंग करना शुरू कर देती है, और फिर ऐसी भड़कास पड़ती है वहाँ पे कि वो डेविड वार्नर साहब के जैसे, कभी मैथ्यू हेडन, तो कभी डेविड वार्नर, तो कभी रिकी पॉन्टिंग, तो कभी मतलब स्टीवन स्मिथ, कोई ना कोई ऐसा होता है जो आगे खड़ा हो जाता है आगे। तो व्हाट, हाउ शुड
Pakistan go about this test match कि अगर टॉस जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कि इनमें इतने गट्स होंगे कि पहले बैटिंग कर लेंगे ओवरकास्ट कंडीशन? Theoretically speaking, they should look to bat first. If it's not a completely green top, if it's a green top, then you bowl first. उसमें कोई doubt नहीं. I know कि हम हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी grass, as you said, कि अगर है तो that just keeps the surface, intact for the majority of days. It's not supposed to have those extravagant lateral movement, right? लेकिन having said that, the way we know how Pakistan bowls, and especially our batters who are so shaky when they are gonna remember, this is a Boxing Day test match, okay? 100,000 people or 90,000 people are going to be right there with you, against you, right? Yeah, this is not India where you're not going to see any applause if you even hit a boundary. They will still applause for you, but then you have to perform to get that applause also, right? So वो भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा. लेकिन अगर हम बात करें इमाम की, अब्दुल्ला की, और इस वर्जन ऑफ बाबर की, who's very shaky right now, or Shan also, imagine them going out to bat, on a little bit of grassy wicket with 90,000 people screaming down your throat. Okay. They are not going to be able to survive. Even, if that's the case. So, yes, I understand your question, what you're saying, but I would still back the likes of Amir Jamal, and maybe Shaheen Shah can wake up, from his hibernation, and produce that spell and get 2 or 3 wickets before lunchtime, because फेंटा तो हमारा लगना ही है, चाहे अभी लगे या 2 दिन बाद लगे. That doesn't mean much. But if I'm still thinking for Pakistan, I would still get that edge and get Australia first couple of wickets to at least stay relevant first session, because I don't think our batting has the grit to survive Australia in those conditions. I don't know if I'm making sense, but I hope you understand where I'm coming from. नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप यार. देखें, जो मैं पहले बात कर रहा था ना, अगर आप बॉलिंग करते हो ना पहले फॉर एग्जांपल, या वो टॉस जीत जाते हैं, तो आई थिंक कि इनकी वनरेबिलिटी है ऑस्ट्रेलियन टीम की. अगर डेविड वार्नर को आप जल्दी आउट कर लेते हो ना विद द न्यू बॉल, मीर हमजा की अच्छी बॉल पड़ जाए, या दूसरे उसकी पड़ जाए, शाहीन की पड़ जाए, किसी की भी पड़ जाए, अगर आप इफ यू गेट हिम आउट अर्ली, बाकी उनकी टीम फॉर्म में नहीं है. मे बी ट्रेविस हेड और मिच मार्श जो 5 और 6 के ऊपर आके खेलेंगे, उनके ऊपर फिर होगा. लेकिन बीच में जो है ना, लबुशेन, स्टीवन स्मिथ, इवन ख्वाजा, अ, वो आपको उस तरह से डैमेज नहीं करते वो तीनों प्लेयर्स. और स्टीवन स्मिथ तो फॉर्म में भी नहीं है काफ़ी अरसे से. इवन वर्ल्ड कप पूरा गुज़र गया, अभी ये पहला टेस्ट मैच गुज़र गया. चलो वो खुरम शहजाद जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ था वो नहीं है, लेकिन द गाय इज़ नॉट द सेम स्टीवन स्मिथ हू वाज़ मे बी 4 इयर्स अगो. तो बात ये है कि अपॉर्च्युनिटी है आपके पास कि अगर आप डेविड वार्नर को अर्ली पकड़ो, तो फिर आप उनको 300 के अराउंड में, मैं ये नहीं कहता 200 पे ऑल आउट कर सकते हो, लेकिन आप 500 से बच सकते हो. और बचने का एक ही तरीका है कि आप डेविड वार्नर को ऊपर से जल्दी आउट कर लो. तो वो ये मुझे मुझे ऐसा लगता है दैट्स हाउ द ऑस्ट्रेलियन टीम इज़. लेकिन उनकी बॉलिंग अगर देखी जाए तो उसमें तो यार जिसको मर्ज़ी खिला लें, वो कोई आसान हमारे लिए नहीं होने वाला है. मतलब बोलैंड खेल ले, हेज़लवुड भी खेल रहा है, पिछला टेस्ट मैच में खेला था, फिर ये स्टार्क और पैट कमिंस तो हैं ही. तो बॉलिंग में तो कोई उनकी वीकनेस है ही नहीं. एंड देन नेथन लायन यार, 500 टेस्ट विकेट्स फॉर एन ऑफ स्पिनर यार, अमेजिंग. और एंड दैट टू फॉर ए कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर जिसके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है. बिल्कुल सीधा-साधा सा ऑफ स्पिनर है, जिसको कुछ पुराने प्लेयर इस तरह के ऑफ स्पिनर को बॉलर भी नहीं मानते थे. जैसे वीरेंद्र सहवाग कहता था कि मैं ऑफ स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानता हूँ. तो वो बंदा जो है वो 500 विकेट्स ले गया. द गाय हैज़ क्वालिटी. तो ये अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? फाख्ता के मुताबिक 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं. अच्छा, ये एक फाख्ता भी हमें खबरें दे देती होती हैं. तो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है. अच्छा जी, फाइनली साल भाई आप बताएँ कि ये हमारे राणा साहब जो हैं ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा भी, कि मतलब असीं ना ही समझिए? राणा साहब, ये सवाल मुझसे ही पूछोगे आप हमेशा. यार, आपको भी पता है कि पाकिस्तान has to play out of their skin and Australia has to really belly up for Pakistan to have a chance. I don't see that happening. It hasn't happened since 95. Uh, so look, we'll see what happens. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम फॉर्म में नहीं है. You have to understand, okay? If Pakistan was playing well and coming in, then I would say, you know what, we may have a chance. Our first choice bowler, Shaheen Shah Afridi, is not in rhythm right now.
बाबर के रन्स नहीं आ रहे हैं बहुत अरसे से, शान इज़ अ रिलेटिवली न्यू कैप्टन जिसके हमने फ्लॉज़ की बात की, तो अब ये 4-5 हमारे जो स्टार्स जो नज़र आते हैं, वो अगर फॉर्म में भी नहीं है और उनकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं नज़र आ रही इन द लास्ट सेवरल मंथ्स, तो फिर पाकिस्तान और फिर ऑस्ट्रेलिया इन देयर बैकयार्ड इज़ अ फॉर्मिडेबल यूनिट, सो आई डोंट सी पाकिस्तान विनिंग। नेथन लायन पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब किया, अब खाली एक और ऐड करना चाहता हूँ उनकी ग्रेटनेस के बारे में, कि he is not playing in Ahmedabad or Dhaka, Mirpur or Nagpur. He's playing in Australia, where he doesn't become a factor until mostly in the second innings, right? And like you said, he doesn't have a dusra. He only relies on his off spin, his stop spinner, and the bounce that he generates, right? तो उससे पता चलता है कि क्या उनकी ग्रेटनेस है और क्या उनका रिपीटेबल एक्शन है, and he's so consistent with his length, right? So yeah, Nathan Lyon is a walking Hall of Famer for me in cricket. I don't know if he ever gets in, but yeah, 500 test wickets for a conventional spinner in Australia is an absolute achievement. अच्छा, ये भी एक सवाल का जवाब दे दे कि मोहम्मद वसीम जूनियर, कल भी स्पेस में कुछ लोग भी बात कर रहे थे कि व्हाई द हेल मोहम्मद वसीम जूनियर नॉट बीन सिलेक्टेड स्पेशली व्हेन देयर इज नो पेस इन शाहीन। मतलब मीडियम पेसर सारे, वो इनका कहने का मतलब होगा, और एक अगर थोड़ा सा अगर रिलेटिवली क्विकर बॉलर है इस स्क्वाड में तो वो वसीम जूनियर है। तो डिड यू थिंक ऑफ प्लेइंग वसीम जूनियर एट एनी स्टेज? यार हम दोनों की फर्स्ट 11 में वसीम थे जब हमने शो किया था फर्स्ट टेस्ट से पहले, मैनेजमेंट डिडंट गो विद हिम। यार लुक लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को सुने ना, मैंने पूरा मैच नहीं देखा था बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंसेस, लेकिन जितना मैंने देखा था सारे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स, फॉरगेट अबाउट वसीम अकरम वकार, उनको उनको एक साइड पे रख दें, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को भी सुने ना, they were also baffled that this Pakistani attack does not have a bowler that can touch consistently 140. Okay. And they also said that to topple Australia, you need pace. You need to surprise them with pace. How did Amir Jamal get wickets? Okay. He got wickets because he was able to bowl those bouncers, at times. He was mixing his length, और फिर उन्होंने off the seam जो movement उनको मिली with good pace. He was bowling consistently at 138 in his second and third spell, around 140. उस टाइप के bowlers ही आपको ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स लेकर देते हैं, और अगर आप उनको नहीं खिलाएंगे तो कोई चांस नहीं। Even though I know Wasim is very inconsistent with his line and length, he's a middle and leg bowler to a right hander, that's his stock ball, लेकिन I still feel के he has a better chance of producing those surprising deliveries versus these medium pacers that we're playing. So yeah, I was surprised, but I don't think management wants him in this one. बिल्कुल। अच्छा जी, ये कोई भाई कह रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच की भी बात कर लें। यार क्या बात करें इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच की? हमें तो कोई वो नहीं है उसके ऊपर, होमवर्क हमारा इतना। क्या समझ रहे हैं? चले ब्रीफली थोड़ा-सा अगर आप बता दें कि उनका भी आई थिंक वो ज़्यादा कम्पेटिटिव सीरीज़ शायद होगी। हमारी तो उतनी नहीं है कम्पेटिटिव, लेकिन क्योंकि इंडिया कभी जीता नहीं है साउथ अफ्रीका में कोई भी सीरीज़। और जो एम्बिशंस हैं इंडियन टीम के, they always want to go overseas and perform well and win series, जो पिछले कुछ अरसे में देखने को मिला है। तो how do you see that series? अगर एक ओवरऑल अगर आप बात करें तो do you see that India holds any chances to beat South Africa this time around? क्योंकि relatively weaker है साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप, स्पेशली अगर आप देखें तो do you see India beating South Africa this time around? यार आपने ठीक कहा, होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया मैंने भी, स्पेशली सो प्रिंस गेमिंग, we're sorry we haven't looked, I don't even know who's playing in India. I'm assuming all those big players are playing, Bumrah, Shami, Ashwin and Siraj. I think that should be your pace attack, or the bowling attack, or I'm hoping that all your players are playing Kohli, Rohit and all that. I have not done any homework, I was out for a few days, लेकिन अगर अगर मैं assume करूं कि वो लाइनअप खेलेगी, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुझे नहीं पता कि कौन उनके फर्स्ट चॉइस 11 है, लेकिन आई एम जस्ट गोना गो बैक टू द लास्ट सीरीज द वे इंडिया प्लेड। लिसन, India has been surviving off their bowling in test matches for a long time now, even home and abroad. Their batting has not performed at all. Okay. It was Rishabh Pant, it was Ravindra Jadeja, and it was R. Ashwin with the bat that had carried India for a long time. It's high time Rohit, Virat, Shubman, if he plays, has to, carry the load for India's batting. India lost the last series against South Africa. I watched it, more than not, कि उन्होंने बैट से ही मैचेस हारे थे, ना कि बॉल से। पहला मैच आई थिंक वो जीत गए थे, फिर आई थिंक दोनों मैच उन्होंने बैटिंग से हारे थे। एंड आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, बार नॉटविथस्टैंडिंग द वर्ल्ड कप, कि इंडिया हैज बीन कैरिंग
their team, the bowling has been carrying their team. Okay, not the batting. Okay, Kohli hasn't performed at big stages in test matches. Not Rohit, not Shubman, Pujara, you name it, they have not done anything. It's their middle order that's been carrying. So if India wants to win, the likes of Kohli, Sharma, and Gill have to step up. Because I think the bowling is still going to be consistent for them. अच्छा यार, ये मैं इंडिया की कल जो हम बात कर रहे थे ना, ये रोटी वाला भाई बता रहे हैं कि केएल राहुल पहली बार रेड बॉल क्रिकेट में कीपिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं खिला रहे, जो भी बाकी इनके कीपर खेल रहे थे। इनकी बॉलिंग जो है ना साल भाई, शमी इज नॉट अवेलेबल, सिराज और बुमराह विल बी देयर हु विल प्ले। और तीसरा, ये लोग बात कर रहे थे कल जस्टिस भाई वगैरह भी, कि शायद वो प्रसिद्ध कृष्णा, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट गाय और नॉट, टॉल लैंकी फास्ट बॉलर है, ही कैन bowl around 140 and he's tall, he's good bowler, और especially for South African conditions, I was talking to them as well कि प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाना चाहिए, वो मुकेश कुमार को तो बिल्कुल भी ना खिलाएं, वो तो बल्कि वो तो हमारे हसन अली की तरह का बॉलर है, उसको ना खिलाएं। तो प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेलते हैं और फिर शार्दुल ठाकुर इनके चौथे होंगे बॉलर, और जडेजा ऑब्वियसली ओवरसीज में वही खेलते हैं, तो ये 5 इनके बॉलर ये खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बैटिंग इनकी आ जाएगी फिर नंबर 7 तक जडेजा था, क्योंकि 6 पे केएल राहुल खेलेंगे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। और बैटिंग इनकी जो बात कल लोग कर रहे थे कि ओपनर जायसवाल और रोहित शर्मा होंगे, 3 पे गिल, 4 पे कोहली, 5 पे अय्यर और 6 पे राहुल। तो ये बैटिंग लाइनअप है। तो बैटिंग में ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑन ऑन दोज़ कंडीशंस, क्योंकि पुजारा भी नहीं है। पुजारा की तरह का प्लेयर आपको ऐसी कंडीशन में एक चाहिए होता है जो पकड़ के खड़ा रहे एक एंड, लेकिन अब वो नहीं है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो रन्स बनाएँ, क्योंकि सबसे मुश्किल कंडीशंस अभी भी कहीं पे है ना बैटिंग करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में, तो वो साउथ अफ्रीका ही है, क्योंकि वहाँ पे बाउंस के साथ-साथ सीम और स्विंग भी होता है बॉल। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बाउंस होता है, वहाँ पे स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है ना, उसमें नोकिया नहीं है, ऑब्वियसली स्टिल इंजर्ड। रबाडा होंगे, नगीडी भी अवेलेबल हैं, यैनसन होंगे, और कोटज़े जो अभी वर्ल्ड कप खेले थे, ये शायद उनके जो, या एक बर्गर भी जो नए बॉलर आए हैं, ये उनके बॉलर्स हैं। तो आई थिंक दैट इज़, फॉर मी, इट विल हैव टू बी साउथ अफ्रीकाज़ बॉलिंग वर्सेस इंडियाज़ बैटिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में तो कोई मुझे नाम याद ही नहीं है यार, कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि टेस्ट क्रिकेट में कोई हाशिम आमला, कोई जैक कैलिस, कोई एबी डिविलियर्स की तरह का कोई है ही नहीं उनके पास। ये मार्करम और ये ओडीन एल्गर हैं शायद, ये 1-2 प्लेयर ही हैं, बाकी वो जो एक, क्या नाम है उसका, उनके कप्तान जो थे यार, बवुमा, हाँ, ये हैं 2-3 प्लेयर्स। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस बार भी इंडिया नहीं हराएगा ना साउथ अफ्रीका को, आई डोंट थिंक दे कैन बीट देम एवर अगेन। दैट्स हाउ आई लुक एट दिस अच्छा, सीरीज़। you know what? I remember one kid from South Africa, नंबर 3 पे उन्होंने बैटिंग की थी। I forget the name, obviously. उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, I think 2 टेस्ट मैचेस के अंदर, and I think he hit the winning runs as well. He had a pretty good 50-60 or so in chasing the total. I remember that vividly. तो वो भी I think होंगे उनकी टीम में, and he was looking like a very compact player. I forget the name, so excuse me if I don't remember it. लेकिन yes, वेंडर डूसन है उनकी टीम में या नहीं है अभी? नहीं, टेस्ट में वो नहीं खिलाते उसको। टेस्ट मैच नहीं खेलते वो, अच्छा ठीक है। यार, लाइक यू सेड, साउथ अफ्रीका की बैटिंग के अंदर कोई बिग नेम्स नहीं है, राइट? एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट। सो इट्स गोना बी ऑल अबाउट साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। इफ दे कैन कीप इंडिया अंडर 550-600 फॉर द टोटल गेम, एंड इफ दे कैन डू दैट, आई थिंक दे कैन विन द मैच। बट आई थिंक मुझे लगता है कि सो अश्विन भी नहीं है, मैंने सुना आपसे। नहीं, जब भी सेना कंट्रीज में इंडिया जाके खेलता है ना, तो उनका एक सेट टेम्पलेट होता है कि वो एक स्पिनर खिलाते हैं और वो जडेजा होता है, बिकॉज़ ही इज़ एन ऑलराउंडर, और बाकी ये 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं। तो इंग्लैंड में आए, न्यूज़ीलैंड में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, इवन साउथ अफ्रीका में जाएँ, तो अश्विन को कम खिलाते हैं, वो जडेजा को ही खिलाते बट हैं। आई दैट्स आई हाउ हर्ड शार्दुल ठाकुर भी खेलने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर डज़ प्ले नॉर्मली, येस, वाह! इन ओवरसीज़ कंडीशन। ठीक है, तो फिर आप ना ही समझे फिर, क्योंकि नहीं अश्विन यार, को, लास्ट ईयर लास्ट टाइम ही टूक लोड्स ऑफ विकेट्स इन साउथ अफ्रीका, शार्दुल या ठाकुर। बट अश्विन को ना खिलाना, अश्विन इज अ, जिस तरह भी हमने नेथन लायन की बात की, राइट? अश्विन इज अ बॉलर दैट कुड प्ले इन एनी कंडीशन। ही डजंट नीड द पिच टू सपोर्ट हिम, ही कैन टेक विकेट्स ऑन एनी कंडीशंस। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में अश्विन को वो लाल वेस्ट पहना के बाहर बिठा दिया था, मुझे वो अभी भी याद है वो सीन अभी तक, यू नो
और फिर इन्होंने जो टीम सेलेक्ट की थी और फिर रो रहे थे कि हमें अश्विन को खिलाना चाहिए था। तो आई मीन दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रिमिनल। इफ यू सिट आउट अ गाय लाइक अश्विन, आई वुड इवन गो टू डिस्टेंस कि अगर आपको जडेजा को बिठाना है तो बिठा दें, लेकिन अश्विन को नहीं बिठा सकते आप, क्योंकि अश्विन विल गेट यू विकेट्स इन एनी कंडीशंस। जडेजा इज अ वेरी कंडीशनल बॉलर, ही विल बी गुड। That's a defensive move. India was defensive coming into the World Cup, where they played Shardul Thakur against us and a couple of other nations as well initially, and then they realized that they need to go with specialists, and that's when they took off in the World Cup. I know they lost the finals, लेकिन इस तरीके से I don't think Ashwin sits in any conditions. But again, who am I to decide? So I still feel India looks stronger on paper because of South African batting. Lekin South Africa will be tough to beat. So I think it's still even Stevens for me, because the fact that Indian batters have not done anything outside of India, or even in India for that matter, for a long time in test matches. And if they don't perform, I don't think they have a chance. यार ये रोटी वाला भाई छेड़ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं बबूमा के साथ अभी भी पाकिस्तानियों की सपोर्ट होगी जो वर्ल्ड कप में थी या नहीं होगी? यार बबूमा के लिए हमेशा से हमारी सपोर्ट है, वो नहीं कहीं भी जाने वाली है, हम हमेशा बबूमा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब ये कुछ कमेंट्स पहले आए थे वो मैंने मिस किए थे, उनमें वो कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़, क्योंकि हम तो नहीं फॉलो कर रहे अभी इसलिए अभी, कि 4 फास्ट बॉलर्स ही पाकिस्तान खिला रहा है। ये कन्फर्म हो गया है, ये किसी ने पहले कमेंट किया था, पता नहीं किसने किया था। तो साल भाई आपकी बात नहीं मानी उन्होंने, मेरी बात मानी है, वेयर इज़ यासिर भाई? यासिर भाई जो है ना वो हमें छोड़ के चले गए हैं कहीं राना भाई, वो आपकी तलाश में निकले हैं, कहते हैं कि मुझे राना भाई को ढूँढना है, तो पता नहीं कहाँ है, हॉलिडेज़ मना रहे हैं शायद कहीं आपके साथ I think लिस्बन he's के on his बीच way पे। to Lisbon. हाँ, वो लिस्बन के बीच के ऊपर ना विंटर में भी वो डुबकियाँ लगा रहे होंगे जाके आपके साथ, मुझे लगता है। अच्छा यार यही था हमारा शो, उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर, जीतना तो हम नहीं डिमांड कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि बेहतर compete करें, एप्लीकेशन हमारे प्लेयर्स की बेहतर हो। बाबर जैसे, शान जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं, चले शान को रहने दें, बाबर जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बड़े-बड़े रन्स बनाएँ, क्योंकि इस तरह के मार्की टूर्स के ऊपर आपके बड़े प्लेयर्स के ऊपर ही नज़रें रहती हैं। तो आई होप कि बाबर जो है ही कम्स गुड इन दिस टेस्ट मैच, शाहीन कम्स गुड इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि बॉक्सिंग डे के ऊपर जैसे साल भाई आप कह रहे थे पहले, पीपल विल ट्यून इन, पीपल विल बाय देयर टिकट्स टू वॉच बाबर आज़म बैक, पीपल विल बाय देयर टिकट्स टू वॉच शाहीन शाह अफरीदी बॉल। सो दे विल हैव टू कम गुड। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बड़े प्लेयर अच्छा ना करें और फिर भी हम वो सीरीज में अच्छा कर दें। तो इनको, एंड देन रिजवान इज इन द टीम एज वेल नाउ, तो इनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और स्पाइन दिखाएं यार, हार जीत से कोई नहीं होता, हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले मैच में दूसरी इनिंग्स में इन्होंने किया था, 100 रन भी नहीं बना पाए थे, हालांकि वो पिच मुश्किल थी, लेकिन ऑल वी वांट टू सी फ्रॉम दिस टीम इज द एप्लीकेशन, कि आप पहले वहाँ पे खेल चुके हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार गए हो। बाबर का तीसरा टूर है, शान का दूसरा या तीसरा है, इमाम का दूसरा है, शहीन का दूसरा है, रिजवान का दूसरा है, सरफराज का दूसरा या तीसरा है। तो इट्स नॉट लाइक के साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक के अलावा सारे ही वहाँ पे खेल चुके हैं। सो जस्ट गो आउट देयर, शो सम हार्ट, शो द स्पाइन। यही हम देखना चाहते हैं कि बॉक्सिंग डे के ऊपर हम एन्जॉय करें, कि एक शो आ रहा हो बाबर आजम की तरह के, कि अच्छे अच्छे प्लेयर का डे 1 के ऊपर। यही है ना यार हमारे लिए सेलिब्रेशन। हम थोड़ा ही कह रहे हैं कि आप अगले 2 टेस्ट मैचेस जीत के जो है वो सीरीज़ 2-1 करके वापस आ जाओ। ऑल वी वांट इज़ सम फाइट, सम एप्लीकेशन, सम स्पाइन, जो कि आपको दिखानी चाहिए वहाँ पे। और उम्मीद है कि ये दिखाएँगे इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यहीं पे रखते हैं इसको। फिर कहीं बीच में टेस्ट मैच के बीच में जब टाइम वगैरह मिला, किसी दिन बात करने का, तो शो कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर रहने देंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, जिन्होंने कमेंट्स वगैरह किए हैं उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने हमारा शो देखा है उनका भी शुक्रिया। लाइक और शेयर कर दिया करें प्लीज़, ताकि हमें हौसला थोड़ा मिले कि हम भी आगे से और वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।